नमस्ते दोस्तों। चलिए आपको ले चलती हूँ हिंदी साहित्य के संसार में। और आज सुनिए डॉक्टर सुनीता जैन जी की लिखी हुई कहानी राम सिंह। मेरा ये प्रयत्न रहता है कि जिन लेखक लेखिकाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है, उनकी कहानियों का पाठन करके उनका परिचय मैं घर घर तक पहुंचा सकूं। आज सुनिए डॉक्टर सुनीता जैन जी की कहानी राम सिंह। राम सिंह को पहले पहल मैंने कब देखा, वो कहाँ से आया था, उसकी वह तब क्या थी, ये सब बताना शायद आज संभव ना हो। हाँ, मुझे ठीक ठीक याद है कि वो हमारे चांदनी चौक वाले घर में था जब 1963 में भारत चीन युद्ध छिड़ने पर मैं उस घर में रह रही अपने 2 वर्ष की बेटी को लेने भारत आई थी। मेरी बेटी को लेने आना, बेटी का भारत और हमारा स्विट्ज़रलैंड में होना भी अपने आप में कथा है जो भुलाई नहीं जा सकती। बेटी जब 8-9 महीने की थी, हम उसे उसकी दादी से मिलवाने भारत आए। वैसे भी हमें न्यूयॉर्क छोड़ स्विट्ज़रलैंड जाना था, जहां मेरे पति ने नई नौकरी ली थी। किंतु स्विट्ज़रलैंड में घर कठिनाई से मिलते हैं और हमारा नंबर आने में कुछ देर थी। वे मुझे यहीं छोड़कर चले गए। उनके जाने पर उनकी माँ एकदम बेहाल थी। मेरे पति अपनी माँ के एकमात्र बेटे थे। उनका बिछोह मेरी सास से सहन नहीं होता। वे बीमार भी थीं। पति के स्विट्ज़रलैंड प्रस्थान के बाद ये मालूम हुआ कि दूसरा बच्चा आने को है। बस तो क्या, मेरी सास, उनकी 7 बहनें तथा अन्य परिजन बारी बारी से कभी हंस के कभी नसीहत दे मेरे पीछे पड़े कि मैं अपनी बेटी, अपनी पहली संतान अपनी सास के पास छोड़ दूं तो उनका मन लगा रहेगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा कह भी कैसे सकता है। फिर डर लगा कि ये लोग मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना कर दें। वे बहुत सारे थे, मैं एकदम अकेली और दूसरे बच्चे के गर्भ के कारण अस्वस्थ थी। तिस पर छोटा सा घर, भारत की गर्मी। ज्यों ज्यों मेरे जाने का दिन निकट आने लगा, मेरी सास का रोना और वेदना बढ़ने लगी। वे बार बार यही कहती, अब के तुम जब लौटोगे मैं नहीं रहूंगी, इत्यादि। सुनकर कष्ट होता। वे बताती रहती कि अपने बेटे को उन्होंने कितने कष्ट से पाला था। अपनी विधवा सास का ये विलाप मुझे सालता रहता। लगता मैं बहुत स्वार्थी हूँ। जिस दिन मेरा प्रस्थान था, उस दिन तो वे जैसे धरती पर पिच गईं। बोली, बहू तेरे तो एक और हो जाएगा, इस लड़की को मुझे दे दे। जिस मुख निकसत नाही कि अपने स्वभाव से विवश और बड़ों के आशीर्वाद से अपने को वंचित करने के डर से डरी। मैंने विमान में बैठने से पहले बेटी को उनकी गोद में दे दिया और विमान में बैठने के बाद मुझ पर जो गुजरी वो शब्दों में न बंधे तो ही ठीक। समय निकलता गया। दूसरा बच्चा स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ। उसे देखती तो बेटी और याद आती। कभी किसी बच्चे को मम्मी कहते सुनती तो ठगी रह जाती। मैं 2 बच्चों की माँ थी, पर मैंने अभी तक मम्मी नहीं सुना था। जब बेटी को छोड़ा वो बोलना नहीं सीखी थी। बेटा तो 5-1 महीने का ही था। इसी सब उदास करने वाली स्थिति के कारण मेरा मन पीछे समय में जाने लगा। और तभी भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। उन दिनों ना तो घरों में टेलीविज़न होते थे, न विदेश से आप दनादन फ़ोन कर सकते थे। मात्र पत्रों की सुविधा थी और उन्हें भी आने जाने में पूरा मास ही बीत जाता था। मेरे निरंतर भारत जाने की रटन से तंग मेरे पति ने भारत में पूल ऑफिसर का पद स्वीकार कर लिया था, पर मैं रुकने को एक दिन भी तैयार नहीं थी और उन्हें जाकर पद पर पहुंचने में अभी समय था। सो मुझे और 5-6 महीने के मेरे बेटे को उन्होंने इटली से पानी के जहाज में बैठाकर बम्बई के लिए रवाना कर दिया। बम्बई से दिल्ली तक का रेल का सफ़र था। इससे पहले कि दिल्ली पर, मतलब मेरी कल्पना में, कोई चीनी आक्रमण हो जाता और मैं अपनी बेटी को खोज ना पाती, पानी की वो दुखदाई यात्रा कर और फिर ट्रेन से दिल्ली एक नन्हे बच्चे को साथ लेकर मैं पहुंची गई। बेटी तब तक 2 वर्ष से बड़ी हो चुकी थी, बोलने लगी थी, किंतु जब उसे कहा गया कि ये तुम्हारी माँ है तो उसका वो भयभीत मुख देखते ही बनता था। वो आंख में आंसू भरकर कभी मेरी सास को देखती जो उसके लिए अब तक माँ थी, कभी मेरी ओर। जब मेरी सास ने भी उससे कहा, हाँ हाँ जाओ ना, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी मम्मी है, तो वो आहत बच्ची डर कर जिसकी गोदी में जा छुपी वो राम सिंह था। और राम सिंह को जाने कैसे हमसे अधिक समझ थी कि वो सैर कराने के बहाने उस घबराई और डरी बच्ची को घर से बाहर ले गया।
राम सिंह जब तक हमारे पास रहा और जिया, मेरे और मेरे बच्चों के बीच ढाल बना रहा। उन्हें मुझसे, मेरी झुंझलाहटों और नासमझियों से बचाता रहा। बीच बीच में जरूरी हो तो मुझसे खफा भी हो जाता। फिलहाल मैं खफा थी स्वयं से। जिस बच्ची की याद में 1 वर्ष एक युग सा बिताया, वो मुझे माँ नहीं मान पा रही थी। ये एक खीज और झेप का कारण तो था ही, और अपनी इस पीड़ा में मैं अकेली थी। मेरी सास अपने प्रेम से लैस थी और मैं अपने माँ होने के अधिकार से। इस ठनठनाई में बच्ची पर क्या न बीती थी। मेरे लिए नियति का क्रूर उपहास भी था और आत्मग्लानि जैसा भी, कि भावुकता के एक क्षण में मुझसे जो वर्ष भर पहले हुआ, उससे अब कितने प्राणी प्रभावित थे। अबोध बेटी, जिससे पहले उसकी एक माँ छूटी, अब दूसरी छूटने को थी। मेरी सास, जो पहले अकेली थी, अब बच्ची के मेरे पास आ जाने के बाद कितनी अधिक अकेली होंगी। और मैं भी मूढ़ सी इस सब का कारण भी थी और अवश भी। शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी जितनी मेरे भावुक मन में उसकी स्मृति। कुछ महीने बाद जब पति दिल्ली लौट आए तो उन्होंने ही निर्णय लिया कि दोनों बच्चे साथ साथ पलेंगे और चांदनी चौक में बेटी को अधिक दिन नहीं छोड़ा जा सकेगा। अब तक मैं अपनी अति उदार मना जेठानी की अतिथि थी। जाहिर था कि उस घर में इतनी जगह नहीं थी कि एक और गृहस्थी बच सकती। सो पति के नौकरी संभालते ही हमने अपने लिए घर देखना आरंभ किया। दिल्ली में घर भी इतनी सुविधा से मिलते नहीं, ना ही उन दिनों दिल्ली में इतनी कॉलोनी बनी थी। मेरी माँ के घर के पास एक घर खाली था, उनके किसी परिचित का। माँ की सहायता से वो हमें मिला। किंतु चांदनी चौक छोड़ना अन्नू के लिए कितना दारुण रहा होगा, ये कौन जाने। यदि राम सिंह न होता तो जाने क्या होता। हम दो माँओं के बीच तीसरी और असली माँ राम सिंह अन्नू को बहलाकर हमारे साथ नए मकान में ले आया। गनीमत की बच्ची अपने भाई से प्यार करने लगी थी और दोनों संग खेलते भी थे। धीरे धीरे मेरी इस छोटी गृहस्थी को चलाने वाला भी राम सिंह ही था, क्योंकि नए घर आने के कुछ ही महीने बाद जिस सूचना ने मुझे सुन्न कर दिया, वो ये कि मैं एक बार फिर माँ बनने वाली थी। जब मेरी माँ को ये पता लगा, वे भी मुझसे नाराज हुई कि कैसे इतने बच्चे पालोगी। किंतु आज की लड़कियों की तरह मेरी कल्पना में भी ये बात नहीं आई कि बच्चे की हत्या की जा सकती है। हाँ, ये प्रण अवश्य किया कि यह बच्चा हमारी अंतिम संतान होगा, क्योंकि मैं स्वयं अंदर तक दुखी थी और चिड़चिड़ी हो गई थी। राम सिंह ही दोनों बच्चों को तैयार कर नर्सरी स्कूल पहुंचाता, लाता और घर का सब काम करता। क्या था इस एकदम कृष्ण वर्ण मझोले कद के 30 वर्ष के व्यक्ति में कि उसने मेरे सारे कामों को अपने सिर ओढ़ लिया। आज भी याद आता है वो, तो आंसू रुकते नहीं। बहुत कम बोलता था वो, बच्चों से बोलता था। उनका कोई भी काम उसे अरुचिकर नहीं लगता। न मैले कपड़े, न नहलाना धुलाना, न बार बार गीले बिस्तर को बदलना। किसी बच्चे के बिस्तर गीला करने पर यदि मेरा धीरज छूटता तो कहता, सीख जाएंगे अम्मा, आपने कभी किसी को बड़े होकर गीला करते देखा है? ये भी नहीं करेंगे। कैसी अद्भुत बात, कितनी सरल उक्ति। ऐसा ही था वो, शायद बिहार का था। पूछने पर कहता, हमारा कोई नहीं, यही तो अपने हैं सब। और बच्चों के साथ उलझा रहता। नए घर की छत 2-3 घरों से जुड़ी थी। एक छत से दूसरे मकान की छत पर जाया जा सकता था। छत पर बरसात के बाद कुछ कीमती सामान धूप लगवाने के लिए भेजा। शाम को उसमें से कंबल चोरी हो गया। पति घर आए, उन्हें पता लगा। राम सिंह पर संदेह का तो सवाल ही नहीं था, किंतु जाने कैसे और लोगों ने उनसे कहा, पहले तो अपने घर के नौकर को पुलिस में दो। वे भी मान गए, पर ज्यों ही उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, मैंने दोनों हाथ फैलाकर राम सिंह के आगे खड़ी हो गई और बोली, ये गया तो मैं भी जाऊंगी इसके साथ। वे मेरे इस दुस्साहस पर अवाक रह गए, क्योंकि मैं तब तक बहुत ही भीरू थी और कभी उनका सामना नहीं किया था मैंने। एक बार तो वे लाल पीले होने को हुए, फिर उन्हें स्वयं समझ में आया कि मेरा आशय क्या है। राम सिंह मेरे पीछे से गिड़गिड़ करता रहा, अम्मा कोई बात नहीं, ले जाने दो पुलिस को। नहीं राम सिंह, तुम नहीं जाओगे, मैंने रोकर कहा। मैं राम सिंह पर इससे ज़्यादा कीमती चीज़ें वार सकती हूँ। यदि वो चोर है तो कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। मेरे इस अकस्मात रौद्र रूप से सारा घर सामान्य हो गया, पर एक उदासी थी जो मुझे बहुत दिनों तक घेरे रही। उस दिन मैं और राम सिंह जिस रिश्ते में बंधे, वो आज भी मेरे लिए वैसा ही है, यद्यपि राम सिंह को गुजरे आज 30 वर्ष से अधिक हो गए।
इस घटना के कुछ ही महीने बाद हम फिर से अमेरिका चले आए और राम सिंह मेरी जिठानी की गृहस्थी में लौट गया। जाते जाते मैंने पूछा, हम आएंगे तो तुम मिलोगे ना? तो और कहाँ जाएंगे हम, कहकर वो बच्चों को बार बार लिपटा कर रोने लगा। और सच ही जब अमेरिका से 7 बरस बाद हम लौटे तो वो वहीं था। इन 7 बरस में मैंने एमए और पीएचडी भी कर ली थी। आते ही एक कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई। हमारा मकान जो मेरी अनुपस्थित में बना, मेरे कॉलेज से बहुत दूर था। प्रतिदिन 18 किलोमीटर जाने और आने में शाम हो जाती। बच्चे 10, 8 और 7 वर्ष के थे। तीनों को हिंदी नहीं आती थी। मुझे समय नहीं था। ऊपर से नई नई बीमारियां दिल्ली की, कभी पेट खराब, कभी वायरस। इन सब भीषण परिस्थितियों में मेरा एक ही कर्णधार था, राम सिंह। आज सोचती हूँ तो अन्याय सा लगता है, एक व्यक्ति पर यूं लद जाना। मैं तो कठिनाई से शाम का खाना बना पाती थी, शेष सब वो देखता था। उसका बोझ हल्का करने के निमित्त मैंने घर के पास बने एक नए कॉलेज में स्थानांतरण करवा लिया, किंतु उसका बोझा घटा ये दावा तो नहीं कर सकती। मैं जितने समय घर पर रहती भी तो कुछ ना कुछ लिख रही होती या परीक्षा की कॉपियां जांच रही होती। फिर बच्चों की फिर से असली माँ हमारा राम सिंह ही था। यहाँ तक कि जब हमारा मकान बना उसमें भी वो चौकीदार की तरह रहा, तभी निर्माण संभव हुआ। ये बात बाद में मेरे परिवार वालों ने मुझे बताई कि मेरे घर की एक एक ईंट राम सिंह की देखरेख में लगी। एक एक सीमेंट की बोरी और लोहे की छड़ का उसने हिसाब रखा, क्योंकि हम लोग विदेश में थे और मेरी ससुराल में कोई भी इस योग्य नहीं था कि आकर मकान के निर्माण को संभालता। मेरे बड़े भाई ने मकान बनवा तो दिया, किंतु 24 घंटे चौकसी पर जो रहा वो राम सिंह ही था। दुर्भाग्य कि हमारे भारत लौटने के बाद उसी मकान में राम सिंह बहुत दिन नहीं जिया। अब तक वो शायद 40 बरस का हो गया था। ठीक से तो वो भी नहीं बता पाता कि क्या उम्र थी उसकी। उसकी दोनों टांगें धीरे धीरे वक्र सी होने लगी थीं। पहले भी बहुत सीधी तो नहीं थीं। यदि मैं अपनी व्यस्तताओं से इतनी घिरी न होती तो जल्दी ही भांप लेती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, किंतु मेरे लिए तो वही लौह पुरुष था। उसके बीमार होने की बात की मैं कल्पना तक नहीं कर सकती थी। जिस वर्ष वो गया उस वर्ष उसका व्यवहार अटपटा होने लगा था। कभी कभी आंखें लाल हो उठती और वो मुझ पर गुस्सा हो जाता कि काम ज़्यादा है। कभी खाना नहीं खाता। यदि वो सेवक ना होता तो हम समझ लेते कि उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। एक नासमझी थी मेरी, एक उस पर विश्वास, दूसरा वो कभी कुछ बताता भी तो नहीं था। एक दिन वो उठकर नहीं आया। जाकर देखा तो सन्निपात जैसी स्थिति में था। पास के डॉक्टर को बुलवाया। उसने जो आकर कहा तो उससे तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। राम सिंह बचपन से अफीम जैसा कुछ खा रहा था। इधर उसकी मात्रा बढ़ा दी थी। उसका गुर्दा फेल हो गया है, डॉक्टर को ऐसी आशंका थी। राम सिंह को सफदरजंग में भर्ती करवा दिया गया। मैं कॉलेज जाती, बच्चों को दिन का खाना बनाकर देती, भागकर शाम को उसे देखने अस्पताल जाती, आकर रोने लगती। फिर शाम का खाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, खरीदारी। पति का दफ्तर शहर के दूसरे सिरे पर था। जल्दी जाते और देर से आते। बच्चे छोटे थे, होमवर्क से घिरे थे और मैंने कभी राम सिंह के अतिरिक्त किसी को रखा नहीं था। इतनी जल्दी मिलता भी कौन, और वो नहीं रहेगा ये कोई मुझे कह देता तो मैं ही फिर बिस्तर से उठती नहीं। उसे देखने जाती रही। वो दिन दिन कोमा में जाता रहा। कभी कभी बात भी नहीं होती। जो कुछ इसके लिए ले जाती पास में रखकर चली आती। एक दिन एक नर्स मुझ पर झल्लाई कि इस मरीज के पास कोई घर का क्यों नहीं रहता। ये बात एक तमाचे सी लगी। जो सबसे अधिक हमारा था, हम ही उसके घर के ना हो सके। हम दोनों नौकरी पर थे, सो कौन उसके पास रहता। उसका बक्सा खोलकर उसके सामान की पड़ताल की, पर किसी भी परिजन का कोई नाम पता ना मिला। मुझे याद है, दशहरे की सुबह 4 बजे का समय रहा होगा। वो सफ़ेद उजले कपड़ों में स्वस्थ स्फूर्त मेरे सम्मुख मेरे स्वप्न में खड़ा था। मैंने ललक कर कहा, राम सिंह तुम ठीक हो गए? हाँ अम्मा, हम ठीक हो गए। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरी आंख खुली। अस्पताल से तार था कि आपका मरीज नहीं रहा, आकर उसे ले जाइए। वो जाते जाते भी मेरे पास आया था। सपने याद नहीं रहते, किंतु उसका वो रूप, वो सपना आज भी ज्यों का त्यों साफ है। वहीं खड़ा है वो, साफ धुले सफ़ेद कुर्ते पजामे में। राम सिंह यदि स्वर्ग नहीं गया तो कौन जाता होगा वहाँ। अभी आप सुन रहे थे
सुनीता जैन जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी राम सिंह। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।